हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट अपने मौसम और जलवायु यानी वेदर और क्लाइमेट से अपने क्विज पर डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि मैं इस टॉपिक के अंदर आपको 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। जिसमें से मैं पीछे लगभग आपको 37-38 क्वेश्चन 2 लेक्चर के अंदर करवा चुका हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए आपको वो दोनों वीडियो देखने चाहिए, तभी जाके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी जो बचे हुए क्वेश्चन है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। यानी पहले जो 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने उन पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वेदर एंड क्लाइमेट में अगर आप 60 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं तो आपका कोई सा भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो 38 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये अपना 38 नंबर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मॉनसून कौन सी भाषा का शब्द है? मॉनसून वर्ड ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी मानसून है वो कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। ए ऑप्शन है आपका लेटिन, बी ऑप्शन है आपका ग्रीक, सी ऑप्शन है फ्रेंच और डी ऑप्शन है अरबी यानी अरेबियन। तो जो मानसून वर्ड है वो कौन सी भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो मानसून शब्द है वो एक अरबी भाषा का मोसीन शब्द है उससे बना हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो द ऑप्शन है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मोसीन शब्द से बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अपने 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की कितने प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर है? इन इंडिया हाउ मेनी एरिया डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर कल्टीवेशन। भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्र है वो वर्षा पर आधारित है? ए ऑप्शन है आपका 50%, बी ऑप्शन है आपका 65% यानी 65%, सी ऑप्शन है आपका 70% यानी 70% और डी ऑप्शन है आपका 80%। तो इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो कितने परसेंट है वो मॉनसून पर डिपेंड है या रेनफॉल पर डिपेंड है? तो भारत की जो 65% कृषि है वो मानसून पर यानी वर्षा आधारित है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मानसून अच्छा रहा, बारिश अच्छी रही तो खेती भी अच्छी होगी। मानसून कमजोर रह गया तो आपकी खेती भी प्रभावित होगी। अपने को ही पता है कि जो भारतीय कृषि है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि पर आधारित माना जाता है और भारतीय जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित है। देख लो आप 65% एरिया है वो कृषि पर आधारित है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून का जुआ है, गैम्बलिंग ऑफ मानसून है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 65% जो खेती है वो किस पर आधारित है? वर्षा पर आधारित है। अच्छी वर्षा हुई, अच्छा मानसून आया तो खेती भी अच्छी होगी और मानसून अच्छा नहीं आया तो खेती भी अच्छी नहीं होने वाली है। तो 65% जो खेती है वो वर्षा पर आधारित है। तो अब पीछे जो एरिया बचा 35% वो ही सिंचित एरिया पर आधारित होता है, ठीक है। यानी जो इरिगेटेड फैसिलिटी है वो 35% एरिया के अंदर ही है। 65% एरिया है वो किस पर निर्भर है? रेनफॉल पर निर्भर है यानी वर्षा पर आधारित होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन। देखो विभिन्नता का मतलब यहां जैव विविधता से है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कौन से क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है? ठीक है, जैव विविधता यानी नाना प्रकार के जो पौधे हैं उनको अपने क्या बोल देंगे? जैव विविधता बोल देंगे ना। जहां नाना प्रकार के पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं तो जाहिर सी बात है वहां जंतु भी ज्यादा होंगे। जहां भोजन है वहां उसको खाने वाले भी है। जहां पौधे हैं तो वहां जंतु भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो जैव विभिन्नता यानी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? ए ऑप्शन है हिमालय रीजन यानी हिमालय क्षेत्र, बी ऑप्शन है पूर्वी भारत यानी ईस्ट इंडिया, सी ऑप्शन है आपका पश्चिमी शुष्क क्षेत्र वेस्टर्न एरिड एरिया और डी ऑप्शन है पश्चिमी घाट। नो डाउट कि हिमालय क्षेत्र में अच्छी खासी विभिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको विभिन्नता देखने को मिलती है पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। केरला कर्नाटका वाला जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? द ऑप्शन राइट होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में सबसे ज्यादा जैव विभिन्नता बायोडाइवर्सिटी है वो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रबी की फसलों के लिए इष्टतम तापमान होता है। रबी की फसलों के लिए पूछा है।
वैसे तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तापमान रहता है, लेकिन अपने एवरेज बात करें, सारी रबी की फसलों को एक साथ लेकर उनके औसत की बात करें, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रबी सीजन क्रॉप्स, जो रबी सीजन क्रॉप है उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा। ए ऑप्शन है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 15 to 18 डिग्री सेल्सियस यानी 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है आपका 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। तो रबी सीजन बोले तो विंटर सीजन, और विंटर सीजन की जो क्रॉप होती है उनके लिए जो इष्टतम तापमान होता है, इष्टतम तापमान कौन सा होता है जिस पर पौधा सबसे अच्छी वृद्धि करता है, सबसे अच्छा उत्पादन देता है, उसको हम इष्टतम तापमान या ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो रबी सीजन की जो भी फसलें हैं उनके लिए जो इष्टतम तापमान होता है यानी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन राइट है। यानी एवरेज की अपने बात करें, जितनी भी रबी की क्रॉप है उनके लिए एवरेज जो इष्टतम तापमान होता है यानी सबसे बढ़िया तापमान होता है उनकी वृद्धि के लिए वो कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। देखो सभी फसलों के लिए एवरेज है, अगर आपसे किसी भी रबी सीजन की क्रॉप का पूछ ले और पर्टिकुलर आपको याद नहीं है तो आप 25 से 30 के आसपास का जो तापमान होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त इष्टतम तापमान होता है यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर खरीफ सीजन क्रॉप। खरीफ सीजन क्रॉप के लिए जो इष्टतम तापमान होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 38 से 47 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 31 से 35 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। खरीफ सीजन यानी रेनी सीजन की जो क्रॉप होती है, और जितनी भी रेनी सीजन की या खरीफ सीजन की क्रॉप है उनके लिए एवरेज जो इष्टतम तापमान होता है वो 31 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। खरीफ की किसी भी क्रॉप के लिए आपसे ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी इष्टतम तापमान पूछ ले तो एवरेज कितना होगा, 31 से 37 उनके लिए इष्टतम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में भी आया हुआ है। भारत की वार्षिक वर्षा का औसत है यानी इंडिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है। एवरेज एनुअल रेनफॉल ए ऑप्शन है 1187 mm यानी 1187 mm, बी ऑप्शन है आपका 1140 mm, सी ऑप्शन है 575 mm और डी ऑप्शन है 11777 mm। तो भारत की वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना होता है। तो भारत का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है वो 1187 mm यानी 1187 mm होता है। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में पूछ ले तो आप कितना सेंटीमीटर बताओगे, इसको 118.7 सेंटीमीटर बताओगे। पीछे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां राउंड फिगर में देखो ऑप्शन क्या दिए हुए थे, वहां ऑप्शन दिए हुए थे 1100, 1200, 1300, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये किसके नजदीक पड़ता है, 1200 के नजदीक पड़ता है। तो उस एग्जाम में जो राइट आंसर था वो कौन सा था, 1200 mm। और 1200 mm को अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो आप कितना लिखोगे, 120 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना mm देखने को मिलेगा, आपको 10 mm देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 1187 mm है। ठीक है, ये इंडिया का एवरेज रेनफॉल है। नेक्स्ट अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन। देखो 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, मौसम संबंधी बदलाव देखने को मिलते हैं यानी वेदर रिलेटेड जो चेंजेज है वो कहां पर देखने को मिलते हैं। ये पूछे गए हैं वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं उनके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो मौसम संबंधी बदलाव वेदर रिलेटेड चेंजेस किसमें होते हैं, सौभ मंडल, सौभ मंडल बोले तो ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है समताप मंडल, समताप मंडल बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर में है ना। सी ऑप्शन है मध्य मंडल, मध्य मंडल पूछे तो इस मध्य मंडल बोले तो मीजोस्फेयर है ना। और डी ऑप्शन है आपका बाह्य मंडल में यानी एक्जोस्फेयर में है ना, जिसको अपने थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर भी बोल देते हैं। तो वेदर रिलेटेड चेंजेस, मौसम संबंधी बदलाव कौन से वायुमंडल की परत में देखने को मिलते हैं, जहां मौसम संबंधी बदलाव होते हैं, वेदर रिलेटेड चेंजेस होते हैं, वो ही सौभ मंडल कहलाता है, वो ही ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है फसल वर्षा दिन किसे कहते हैं, क्रॉप रेनी डे किसे कहा जाता है। क्रॉप रेनी डे यानी कितनी उस दिन बारिश हो जाए कि हम उसको क्रॉप रेनी डे यानी वर्षा का दिन फसल वर्षा का दिन बोल पाए। यदि दिन में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उसको क्रॉप रेनी डे बोले।
यदि दिन में 5 mm से अधिक वर्षा हो तो क्रॉप रेनी डे बोलें। यदि दिन में 7 mm से अधिक वर्षा हो तो क्रॉप रेनी डे बोले, और यदि दिन में 510 mm से अधिक वर्षा हो तो उसको क्रॉप रेनी डे बोले। ये 510 तो नहीं लिखना था, लिखना तो 10 mm ही था, ठीक है। तो अपने यहां 10 mm मान के चलना। 10 mm अगर प्रतिदिन वर्षा होती है तो उस दिन को अपने क्या बोले, फसल वर्षा दिन बोल सकते हैं क्या। देखो पहली बात तो कई बार बिल्कुल हल्की फुल्की बौछार होती है, न के बराबर बारिश होती है, तो उससे वर्षा का दिन तो नहीं बोल सकते, रेनी डे तो नहीं बोल सकते। तो पहले तो मैं बात करूं रेनी डे की, कम से कम एक दिन में 2.5 mm या फिर इससे ज्यादा बारिश हो तो हम उसको क्या बोलें, रेनी डे बोलें, यानी वर्षा का दिन बोलें। यदि दिन में कम से कम 2.5 mm या इससे अधिक बारिश हो तो हम उसको रेनी डे यानी वर्षा का दिन बोलें। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फसल वर्षा का दिन पूछा गया, क्रॉप रेनी डे पूछा गया। तो क्रॉप रेनी डे उस दिन को बोलते हैं जिस दिन कम से कम 5 mm या फिर इससे ज्यादा वर्षा हो, या तो 5 mm या फिर इससे ज्यादा वर्षा हो, तब तो हम उसको क्रॉप रेनी डे बोलेंगे, क्योंकि कम से कम इतनी बारिश अगर दिन में प्राप्त होती है, रेनफॉल रिसीव किया जाता है, तो ही क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो बेनिफिशियल होता है, अदरवाइज उसका कोई विशेष फायदा होता नहीं है। इसलिए जिस दिन बारिश 5 mm से ज्यादा होती है उसी दिन को हम फसल वर्षा दिन बोलते हैं, और जिस दिन बारिश 2.5 mm या उससे ज्यादा हो तो उसे सिंपल वर्षा का दिन या रेनी डे बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ब ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। कम से कम 5 mm प्रतिदिन वर्षा हो रही है और उसी दिन को हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉप रेनी डे, फसल वर्षा का दिन बोला जा सकता है। कई बार सीधा वर्षा का दिन पूछ ले तो 2.5 mm या उससे अधिक बारिश होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्षा का दिन बोलते हैं, सीधा वर्षा का दिन यानी रेनी डे। क्रॉप रेनी डे की बात आ जाए तब मात्रा कितनी होगी, 5 mm या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन टू विच विंड ब्लो इज नोन एज, जिस तरफ हवा चलती है। देखो हवा आ रही है इस डायरेक्शन से, हवा आ रही है इस डायरेक्शन से, ए डायरेक्शन से आ रही है, किस तरफ जा रही है, बी, यानी हवा जिस तरफ बहती है यानी बी की तरफ बह रही है, तो जिस तरफ हवा बहती है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस तरफ हवा बहती है, जिस तरफ से आती है उस तरफ नहीं, जिस तरफ बहती है उसको अपने क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है विंडवार्ड साइड, बी ऑप्शन है लीवार्ड साइड, सी ऑप्शन है इलेविंग साइड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई सा भी नहीं। जिस तरफ से हवा चलती है, जिस तरफ से हवा आ रही है उसको तो हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड, जिस तरफ से हवा आ रही है उसको तो बोलेंगे विंडवार्ड साइड, है ना। विंड मतलब हवा, वार्ड मतलब उसका इलाका, यानी जिस हवा के इलाके से हवा आ रही है उसको तो बोलते हैं विंडवार्ड साइड। क्वेश्चन ये पूछा है जिस तरफ हवा बहती है उसको क्या बोलते हैं, तो जिस तरफ हवा प्राप्त की जाती है, जिस तरफ हवा बहती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड। जो हवा को लेता है वो लीवार्ड साइड है, जिस तरफ से हवा आ रही है वो विंडवार्ड साइड है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जिस तरफ हवा बह रही है वो कौन सी साइड है, जिस तरफ हवा बह रही होती है वो लीवार्ड साइड होता है, ठीक है। और जिस तरफ से हवा चल रही होती है, जिस एरिया से हवा आ रही होती है उसको विंडवार्ड साइड बोलते हैं। तो जिस तरफ हवा प्राप्त की जाती है, हवा ली जाती है, उसको क्या बोलेंगे, लीवार्ड साइड बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिसका जो मोहल्ला होता है, जिसका जो वार्ड होता है वहीं से वो आता है। तो विंड की जो मतलब विंड जहां से आती है वो विंड का वार्ड है, और जिस तरफ हवा ली जाती है वो ली वार्ड होता है, यानी ली, हवा को ली तो वो ली वार्ड होता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था, हवा जिस तरफ बहती है, जिस तरफ बहती है, जिस तरफ आ रही है नहीं, जिस तरफ बहती है उसको हम क्या बोलेंगे, लीवार्ड साइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम वायुरोधी पट्टिका या वायुरोधी वृक्ष वगैरह पढ़ते हैं ना, तब ये बहुत काम की चीज होती है। जैसे आप ये पढ़ते हो कि ये इस तरफ हमने वायुरोधी पट्टिका लगा दी, बहुत सारे पौधे लगा दिए, तो ये तो इधर से हवा आ रही है, ये तो क्या है, विंडवार्ड है, और इस तरफ हवा जा रही है, तो ये एरिया, जिस तरफ हवा से हम एरिया बचाते हैं, जिस तरफ अपने फसल की सुरक्षा करते हैं, हवा से फसल की सुरक्षा करते हैं, तो वो कौन सी साइड होती है, लीवार्ड। यानी फसल हवा लेने वाले में से थे और तेज हवा से अपने फसल को सुरक्षा करनी है, जिस तरफ आप फसल की सुरक्षा करते हो तो वो साइड कौन सी होती है, लीवार्ड साइड। और जिस तरफ से हवा आ रही होती है वो कौन सी साइड होती है, विंडवार्ड साइड होती है, ठीक है। ये हो गया अपना 46 नंबर क्वेश्चन। यानी अपने वायुरोधी पट्टिका, यानी अपने बोले कि शेल्टर बेल्ट है, या वायुरोधी वर्क्स, यानी अपने जिनको बोलते हैं विंड ब्रेकर बोलते हैं, तो उनको लगाते हैं। तो हम उसमें यही बात करते हैं हमेशा
कि हवा जिस तरफ से आ रही होती है हम उसको विंडवार्ड बोलेंगे, और जिस तरफ हमारी फसल की हमें सुरक्षा करनी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है 46 नंबर। अब देखो 47, 48, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन है वो मैचिंग के दिए हैं। पहले आप इधर देखना, यहां पे आपको चार तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, 4 तरह के यंत्र दिए हुए हैं। एक है ओडोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर और तीसरा है एनीमोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। इन मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, पूछा गया है आपसे। तो यहां पे सबसे पहले ओडोमीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात करने के लिए, बी ऑप्शन है रेनफॉल यानी वर्षा को ज्ञात करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है आपके पास विंड स्पीड यानी हवा की गति ज्ञात करने के लिए। तो ओडोमीटर जो काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है रेनफॉल ज्ञात करने के लिए। ओडोमीटर किसके लिए काम में लेंगे, अपने रेनफॉल ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अगला बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर किस काम में लिया जाता है, ऑप्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब ज्ञात करने के लिए, रेनफॉल ज्ञात करने के लिए, और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ज्ञात करने के लिए, और विंड स्पीड ज्ञात करने के लिए। तो जो बैरोमीटर होता है वो किसके काम आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात करने के लिए काम आता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात करने के काम आता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात करने के यानी वायु दबाव ज्ञात करने के काम आता है, वायु दाब को ज्ञात करने के काम में लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है एनीमोमीटर। एनीमो का मतलब होता है हवा, तो एनीमोमीटर किस काम में लेते हैं, विंड स्पीड ज्ञात करने के लिए। किस काम में लेंगे अपने इसको, विंड स्पीड ज्ञात करने के लिए काम में लेंगे। ठीक है, और जो हवा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है वो विंड वेन होता है, यानी हवा किस तरफ से आ रही है वो विंड वेन ज्ञात करता है, और हवा की जो गति ज्ञात करता है वो विंड स्पीड ज्ञात करता है। एनिमो शब्द कहीं भी आ जाए तो समझ लो हवा से संबंधित है, जैसे एनिमोफिलस। एनिमोफिलस का मतलब होता है हवा द्वारा परागण, और एक होता है एनिमोकोरी। एनिमोकोरी शब्द भी आपने सुना होगा। एनिमोकोरी का मतलब होता है खरपतवार जो फैलते हैं, अगर हवा के साथ खरपतवार फैलते हैं तो इनको एनिमोकोरी बोलते हैं। और हवा से परागण होता है तो एनिमोफिलस, और हवा की गति ज्ञात करते हैं वो किससे करते हैं, एनिमोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 चीजें एक साथ बता दी है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर किस काम में लेते हैं, तो हाइग्रोमीटर नमी ज्ञात करने के लिए, आर्द्रता ज्ञात करने के काम में आता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्ञात करने के काम में आता है। तो ये 4 मैचिंग थे, चारों के मैंने आपको यहां पर आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखो 51 नंबर क्वेश्चन, वैसे तो ये स्पेशली, वैसे तो सभी के लिए क्वेश्चन थे ये, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो है वो स्पेशली उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। देखो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया, उनमें से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन जोन ऑफ उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है ईस्टर्न प्लेन जोन ऑफ उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है विंध्याचल ऑफ उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है सेंट्रल प्लेन, है ना। तो इनमें से सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है, सेंट्रल प्लेन है, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड जो है वो सेंट्रल प्लेन है। ठीक है, द ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट अगले चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए सामान्य वर्षा की स्थिति में अचानक कई दिनों तक लगातार जारी रहने वाली वर्षा। देखो सामान्य वर्षा होनी थी बट अचानक से वर्षा तेज हो गई और कई दिन तक जारी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। इंग्लिश में देखो, द स्टेट ऑफ नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूइंग कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज इज नेम्ड एज। यानी सामान्य वर्षा के दिन थे, अचानक से वर्षा बढ़ जाती है और वो वर्षा लंबे समय तक चलती रहती है, कई दिनों तक चलती रहती है, उस वर्षा को क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है उसको ब्रेक बोले, बी ऑप्शन है उसको ब्रस्ट बोले, सी ऑप्शन है मैंगो सावर बोले, और डी ऑप्शन है काल बैसाखी बोले। तो क्या बोलते हैं, सामान्य वर्षा का दिन है लेकिन अचानक से बारिश बढ़ गई और वो बारिश कई दिनों तक चलती है, उस बारिश को हम क्या कहते हैं, तो उस बारिश को हम ब्रस्ट कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, ब्रस्ट यानी विस्फोट बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन, हिंदी में इसको विस्फोट भी बोला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, विस्फोट इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन।
52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 52 नंबर क्वेश्चन है आम की बौछार क्या है। एक टर्म है आम की बौछार। व्हाट इज द मैंगो सावर। मैंगो सावर क्या है। ए ऑप्शन है प्री मानसून रेनफॉल इन कर्नाटका एंड केरला। केरला और कर्नाटका में मानसून आने से पहले की बारिश को आम की बौछार बोलें, या फिर जून से सितंबर में जो बारिश होती है, जून टू सितंबर में जो बारिश होती है उसको हम आम की बौछार यानी मैंगो सावर बोले। सी ऑप्शन है रेनफॉल इन विंटर डेज यानी सर्दियों के दिनों में होने वाली बारिश को बोले। डी ऑप्शन है रेनफॉल कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे होने वाली बारिश को हम आम की बौछार या फिर मैंगो सावर बोले। तो देखो केरला और कर्नाटका के अंदर जो प्री मानसून की बारिश होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैंगो सावर यानी आम की बौछार बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा, 52 का ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के धान के खेतों में वार्षिक वर्षा में स्थित है। यानी भारत में जो धान के खेत बने हुए हैं वो कितनी जो बारिश होती है उस एरिया में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। द पेडी फील्ड ऑफ द इंडिया आर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ एनुअल रेनफॉल। ए ऑप्शन है जहां पर 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। बी ऑप्शन है 140 सेंटीमीटर बारिश होती है। सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर बारिश होती है और डी ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो भारत में ज्यादातर जो धान के खेत बने हुए हैं वो 100 सेंटीमीटर सालाना जहां पर वर्षा होती है उस क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ज्यादा खेत आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे। इससे भी ज्यादा बारिश वाले में धान के खेत होते हैं। कुछ जगह कम बारिश होती है जहां सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था होती है वहां भी धान के खेत, लेकिन सबसे ज्यादा जो खेत देखने को मिलेंगे जहां पर 100 सेंटीमीटर साल की बारिश होती है वहां पर धान के खेत आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। भारत के किस भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून दोनों से ही बारिश देखने को मिलती है। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून दोनों से ही बारिश देखने को मिलती है। ए ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आपका उड़ीसा, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप आइसलैंड और डी ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत का जिसमें दोनों ही ये दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी दोनों की ही बारिश आपको देखने को मिलती है। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है यानी जो डी ऑप्शन है आपका वो राइट है। अंडमान और निकोबार आइसलैंड है वहां पे दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी। कहने का मतलब क्या हुआ, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जो मानसून है दोनों से इस एरिया में बारिश प्राप्त की जाती है, रेनफॉल रिसीव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून किस क्षेत्र में मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में यानी जो अपना मेन मानसून है वो कौन से क्षेत्र में मिलता है। विच रीजन गेट फर्स्ट मानसून इन समर। जो समर सीजन मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून है जिससे सबसे ज्यादा भारत में बारिश होती है, वो सबसे पहले भारत के कौन से हिस्से में आता है। ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, सी ऑप्शन है ईस्टर्न घाट और डी ऑप्शन है गंगेटिक प्लेन। तो देखो भारत में सबसे पहले जो समर सीजन मानसून इंटर करता है वो वेस्टर्न घाट में इंटर करता है, पश्चिमी घाट में। बी ऑप्शन राइट है। आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया था भारत में मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है और ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। विच वन इज द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ। यानी कौन सा स्टेट है वो विंटर सीजन की विंटर की जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा रिसीव करता है, यानी शीतकालीन जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा प्राप्त करता है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है मेघालय और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। यानी शीतकालीन जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट है डी ऑप्शन, शीतकालीन वर्षा सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होती है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने 56 नंबर क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन बाकी है लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो दे देता हूं।
हमारा जो ऑफलाइन का संस्थान है वो है जोबनेर कोचिंग, श्री गंगानगर। जगह का नाम है श्री गंगानगर राजस्थान, श्री गंगानगर राजस्थान। देखो यहां पर एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो श्री गंगानगर में आकर ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं के भी स्टूडेंट है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर हॉस्टल की भी व्यवस्था है और क्लासेज आपकी प्रॉपर चलती है। हम कैसा पढ़ाते हैं आप ये यूट्यूब पर देख ही रहे हैं। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है जो आप प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैंने इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, वहां से आप क्लिक करके सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो कृषि प्रवेशक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, चाहे यूपीएससी के लिए है। जैसे यूपीएससी में अभी बहुत सारी भर्तियां आई हुई है, उनके लिए भी है, प्री पीजी के लिए भी है, जेट आईसीआर के लिए भी है। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9511593126 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है, चाहे कहीं के भी स्टूडेंट है, यहां पर आकर ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। और ऑनलाइन तैयारी करने के लिए मैंने बताया हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से है और ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से ही हमारा वेबसाइट भी है, वहां पर भी विजिट करके आप घर बैठे ही ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक चल रहा था मौसम व जलवायु के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना, जिसमें से अपने 56 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। मध्य प्रदेश को कितने जलवायु खंड में बांटा गया है? मध्य प्रदेश डिवाइडेड इन हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन, कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 12। तो एमपी को 11 कृषि जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है, यूपी को 9 कृषि जलवायु खंडों में बांटा है, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा है और मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु खंडों में बांटा है और भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है। यूपी को 9, राजस्थान को 10 और मध्य प्रदेश को 11 और जो भारत है उसको 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, यानी स ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने 57 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 57 हो गए ना, तो ये 57 दोबारा से, चलो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही मिलता है। वैसे ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर ये स्पेशली राजस्थान के लिए ही क्वेश्चन है, लेकिन काम आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा राजस्थान का कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान का कृषि जलवायु खंड आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है? सबसे बड़ा जलवायु खंड है, ऐसा नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट ए, बी ऑप्शन है फर्स्ट सी ऑप्शन है फोर्थ ए, डी ऑप्शन है थर्ड ए। तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है वो फर्स्ट सी है। एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान को 5 जलवायु खंडों में और 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। जलवायु खंड की बात करें तो 5 खंडों में और कृषि जलवायु खंडों की बात करें तो 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, जिसमें जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है? फर्स्ट सी है। और जो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है वो फोर्थ बी है। सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा होगा? फोर्थ बी होगा। सबसे बड़ा फर्स्ट सी और सबसे छोटा सेकंड बी होता है। सबसे कम वर्षा वाला खंड कौन सा है? राजस्थान का ही पूछा गया। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जलवायु खंड कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जो जलवायु खंड है, कृषि जलवायु खंड है, वो फर्स्ट सी है। और ये पूरे भारत में ही सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। पूरे भारत में भी सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान है। और ये पश्चिमी राजस्थान का मुख्य हिस्सा है ना। इसमें जैसलमेर
वाला एरिया, बीकानेर वाला एरिया, ये वाला एरिया आ जाता है। तो सबसे कम वर्षा वाला जो राजस्थान का कृषि जलवायु खंड है फर्स्ट सी है, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो कृषि जलवायु खंड है राजस्थान का, सबसे अधिक वर्षा वाला जो कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है? फिफ्थ है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु खंड है, जो मैंने आपको बता दिया है, फिफ्थ ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत है, राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1187 mm, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, ये भारत की वार्षिक वर्षा का औसत है। बी ऑप्शन है 1140 mm, सी ऑप्शन है आपका 575 mm, और डी ऑप्शन है आपका 11777 mm। तो राजस्थान शुष्क इलाकों में आता है और राजस्थान की जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 575 mm है, 575 mm। अगर आपसे कोई सेंटीमीटर में पूछ ले तो 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 60 क्या हो गए, एक क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, तो ये क्वेश्चन 60 की बजाय 61 ही हो गए। तो हमने जो मौसम व जलवायु है, वेदर एंड जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है, उससे हमने लगभग 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया है। और मेरे हिसाब से अगर आपके किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मौसम व जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। हाँ, जो स्टेट है मैंने उनको स्पेशली कवर नहीं किया है, क्योंकि ये तो मैंने ऑल इंडिया के हिसाब से ही बताया है। स्टेट के हिसाब से कृषि जलवायु खंडों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टेट के हिसाब से हमने इसमें कवर नहीं किया कुछ ज्यादा। लेकिन अगर आपका पूरे इंडिया को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज की क्विज में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्विज है वो अपने अगले टॉपिक के लिए लाएंगे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगली जो अपनी क्विज आएगी वो फसलों के वर्गीकरण पर आएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पे, और बाइलिंगुअल ही क्विज रहेगी। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।